बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। M2M उर्दू के साथ मैं हाफिज शाहिद मुनीर हूँ। आज मौलाना फजलुर रहमान गुजरांवाला में आए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज बहुत कम वो बोले इमरान खान साहब के खिलाफ, लेकिन उन्होंने कहा कि 4 साल इनके पास हुकूमत रही, इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया। जब इनके दौर में हमें पता चलता था कि डॉलर 300 तक जाएगा तो हमारे सांस खुश्क होना शुरू हो जाते थे, हम परेशान होना शुरू हो जाते थे। उन्होंने कहा कि 2018 में एक धांधली की हुकूमत लाई गई, एक ऐसी सिलेक्टेड हुकूमत लाई गई, चुन के लाया गया, जिन्होंने मुल्क का चलते हुए मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। उनका अगर हमारे मुल्क में जज फैसले गलत देंगे, जर्नल फैसले गलत देंगे, तो हम उनके ऊपर, अफराद के ऊपर ज़रूर तनकीद करेंगे। अगर इलेक्शन ठीक नहीं होंगे तो हम हिंदुस्तान की फ़ौज से नहीं, पाकिस्तानी फ़ौज से गिला करेंगे, अपने राह से नहीं, ISI से गिला हम कर सकते हैं, और हम ये गिला महज़ब अंदाज में करते रहेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने आज बहुत ज़्यादा बातें की, लेकिन इलेक्शन के हवाले से कोई वाज़ेह बात उन्होंने नहीं की कि कब इलेक्शन होंगे, कब होने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। चूँकि मौलाना साहब खुद हुकूमत में नहीं हैं, PDM का हिस्सा हैं, इसलिए उन्होंने जितनी भी बातें की, उन्होंने सियासी बातें की। और उसके बाद मौलाना साहब चले गए गुजरांवाला से। मैं चाह रहा था कि चूँकि आज गुजरांवाला में बड़ी गर्मा गर्मी है, गुजरांवाला की सियासत के अंदर टिकट होल्डर छोड़ते जा रहे हैं, यहाँ पर बहुत तेज़ी है। यहाँ पर आज राना नज़ीर साहब ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया है। उनसे हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि वो जब गुजरांवाला आएंगे तो उनके साथ एहसान विरक साहब भी बैठे होंगे, सुहेल जफर चीमा साहब भी उनके साथ बैठे हुए होंगे। लेकिन इससे पहले मैं जो कल गुजरांवाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें अली अशरफ साहब और चौधरी सिद्दीक महर साहब थे, उसमें हमें उम्मीद की जा रही थी कि रिजवान असलम भट्ट साहब भी होंगे, लेकिन वो वहाँ पर नहीं थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारी तरफ से सवाल किया गया अली अशरफ मुगल साहब के साथ कि जो आपके लोग गिरफ्तार हैं, और खुसूसन हमने एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन राशिद कादरी का भी जिक्र किया, जो कैंट के हमले में मुलव्वस हैं। उनका जो कैंट वाले, हम उनकी तो सिफारिश नहीं करेंगे, लेकिन बाकी दोस्तों की सिफारिश ज़रूर करेंगे। रिजवान असलम भट्ट साहब क्यों नहीं थे, इसके अंदर शहर के अंदर चहमगोइयाँ शुरू हो गई कि रिजवान असलम भट्ट साहब क्या सियासत छोड़ रहे हैं, किधर जा रहे हैं। क्योंकि उन्होंने 2 दिन पहले कहा था कि अपने दोस्तों से कि वही हमें छोड़ के ना जाएं, धड़ा ना छोड़ें, अगर सियासत छोड़नी है तो इकट्ठे छोड़ते हैं। ये उनका शिकवा हमें बड़ा वायरल दिखाई दिया। और आज जो उनके दोस्तों की तरफ से हमें पैगाम आया, उसमें हमें बताया गया कि रिजवान असलम साहब ने कहा है कि जब तक मेरे तमाम दोस्तों को रिहाई नहीं मिलती, निकाला नहीं जाता, छोड़ा नहीं जाता, उनको गारंटी रिलीज़ का सर्टिफिकेट नहीं मिलता, तब तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। उनके कुछ दोस्त छूट चुके हैं और कुछ कल तक छूट जाएंगे, जिससे उम्मीद की जा रही है कि कल के दिन में ही रिजवान असलम भट्ट साहब भी मैदान में आ जाएंगे, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और 9 मई के वाक़यात को लेकर। वैसे तो ये सच्ची बात ये है कि 9 मई का वाक़या नहीं होना चाहिए था, अब तेज़ हो गई गल, नहीं सी होनी चाहिए थी। बहुत ज़्यादा इस मुल्क को डैमेज हुआ, पता नहीं कब तक पाकिस्तान के अंदर ये बहस ख़त्म होगी। अब तो कोई भी बात शुरू होती है तो उसमें 9 मई का ही जिक्र आता है। 2 पाकिस्तान बन गए हैं, जैसे हम पहले नया पाकिस्तान और पुराना पाकिस्तान की बात करते थे, अब एक 2 पाकिस्तान और बन गए हैं। एक है 9 मई से पहले का पाकिस्तान और एक है 9 मई के बाद का पाकिस्तान। जिस तरह इदारों पर हमले हुए, जिस तरह फौजी मुजस्मे, अब यकीन करें, बतौर इंसान, बतौर जर्नलिस्ट, इकलौता बात है, मैं बतौर इंसान अगर बात करूँ, बहुत बतौर हाफिज शाहिद मुनीर बात करूँ, यकीन करें मुझे बड़ा दुख है। मैं फौजी फैमिली से हूँ, मेरे वालिद साहब भी थे, मेरे भाई भी थे, लेकिन ये बात बड़ी तकलीफ़ देती है कि आप शुहदा के मुजस्मों को आप गिराते हैं, शुहदा के ऊपर पथराव करते हैं और जूते मारते हैं। यार, जिस शख्स ने इस मुल्क के लिए जान दी, आप उसके ऊपर जूते चलाते हैं। आपकी औकात क्या है? एक सियासतदान ने इस मुल्क को दिया क्या है? क्या दिया है कायदे आज़म अलैहि रहमत के बाद? क्या किया है इस मुल्क में सियासतदानों ने? क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। जान तो किसी ने ना दी, अगर जान दी है तो भुट्टो साहब ने दी है ना, तो आज तक देखे भुट्टो जिंदा है। तो ये तो वो जिंदा है जिसके बारे में कुरान ने कहा, वला तकूलू लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। तुम्हें शऊर ही नहीं है, ये जो अल्लाह की राह में जान देते हैं ये जिंदा हैं। ये तो कौमों का एहसास असासा होते हैं। लोग सारी जिंदगी क्रेडिट लेते रहते हैं, मैं शहीद की माँ हूँ, मैं शहीद का बाप हूँ, मैं शहीद का भाई हूँ। रियासत इतनी उनकी हिफाजत करती है कि शहीद की फैमिली को उसी महकमे में जॉब दी जाती है, भाई को, बहन को, बेटी को,
जो भी शहीद का उस वक्त करीबी एलिजिबल पर्सन होता है उसको रियासत नवाजती है। यानी जान देना कोई छोटा खेल नहीं है। लेकिन क्या हो गया इस कौम को, किसने इस कदर एक कमीशन जैसे हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट बनी थी बांग्लादेश टूटने पर, इस तरह एक कमीशन इसके ऊपर बैठना चाहिए कि कौन जिम्मेदार है जो पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तान के नौजवानों को यहाँ तक ले आया, यहाँ तक ले आया कि डंडे सोटे लेकर सूफी मोहम्मद की तरह, जैसे वो अफगानिस्तान में घुस गए थे, आगे 9/11 हुआ था, अमेरिका ने तबाह करके रख दिया, डंडे लेके आप लड़ने शुरू हो गए। लड़ सकते थे आप नहीं लड़ सकते थे, लेकिन हमारे हमारे बहकाए हुए बच्चे, हमारे बहन भाई डंडे लेके चले गए। और अपनी लीडरशिप की हालत ये है कि आप 2 दिन की जेल नहीं, आपसे तो वो खवातीन ज़्यादा दलेर हैं जो जेलों में आती हैं, विक्ट्री का निशान बनाती हैं। हमारे लीडरान तो 2-2 4-4 घंटे, 2-2 4-4 दिन के बाद बाहर निकल के आगे हाथ खड़े कर दिए। भाईजान मेरा कोई तल्लक नहीं का, 4.25 साल इंजॉय की, कौन करता है इस तरह? आपने कभी देखा है उस शख्स को, कुर्बानियाँ ईद कुर्बान आ रही है, आप उस शख्स को देखना जिसने बकरा लिया होगा, छतरा लिया होगा, गाय बैल पाला हुआ, उसको कितनी, आप उसको छोड़ें, जिसने जानवर पाला होता है उसकी तो और ही हिसाब होता है। हम ईद कुर्बान के लिए जानवर अगर 10 दिन पहले लेके आते हैं, जब उसको छुरी फेरने लगते हैं, हमारी तकलीफ का समा कोई समझ सकता है? कितनी तकलीफ होती है। हमें पता होता है, हमें पता होता है कि जानवर हमने ज़िबा करना है, लेकिन हमारी कुव्वत, हमारी हिस्स जवाब दे जाती है, हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन चूंकि सुन्नत इब्राहिमी है, हम एक फरीज़ा अदा कर रहे होते हैं, हमने उसको, जानवर को कुर्बान कर देते हैं ना चाहते हुए। पता नहीं इस कौम का क्या बनेगा। ये कौम क्यों भूल गई कि जिन्होंने इस मुल्क के लिए जाने दी, को जान देता है? कोई नहीं देता, कोई नहीं जान देता। लोग जान इश्क में देते हैं या मुल्क के लिए देते हैं, मज़हब के लिए जान देते हैं। जान देना कोई आसान काम नहीं है। बड़े बड़े जो हैं डर के बाहर आ जाते हैं, कैद से डर के बाहर आ जाते हैं। जान देने वालों के साथ तो उनका तो सारी ज़िंदगी हुर्मत। मैं सियासी बात कर रहा था, बात कहीं और चली गई। बात सिर्फ ये हो रही थी कि रिजवान असलम भट्ट साहब ने मुतालबा किया है कि मेरे दोस्तों को छोड़ा जाए, जब तक वो छोड़ा नहीं जाएगा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। अब हमारे दोस्त पूछ रहे हैं कि इससे पहले एक और बात कर ली जाए। अब ये इस वक्त हालात बनते जा रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग वैसे ही 4 साल से बाहर थी, 1 साल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुराल आसमानों पर गया, नून लीग वैसे ही नीचे चली गई। लेकिन इस 9 मई के पकड़ दकड़ के बाद बड़े खुश हैं। लेकिन ये सोलो फ्लाइट नहीं होने वाली। जो भी पार्टी बनेगी, पाकिस्तान में बनेगी, लोग उसको वोट डालने आएंगे। इसलिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग को अपनी तैयारी रखनी चाहिए, बजाय इसके कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमाओं ने अपना रोल अच्छा अदा करने की बजाय सब्जी मंडी के पर्चे के अंदर तहरीक इंसाफ के लोगों को फंसवाया, उनके चेयरमैनों को फंसवाया, उनके यूनियन काउंसिल के। हम ये ताकत के खुमार में, ताकत के नशे में ये भूल गए कि कल हमारी भी बारी थी, हम भी जब अपोजिशन में थे यही हाल हो रहा था, वही हम काम कर रहे हैं। हमने सीखा क्या है फिर वक्त से, जो है वक्त से हमने क्या सीखा? हमने वही किया जो वो कर रहे थे, फिर हम भी वही कर रहे थे। पीटीआई के पास तो गुजरावाला में इक़्तिदार ही नहीं था, नून लीग के पास तो गुज़श्ता 35 साल से इक़्तिदार चलता हुआ आ रहा था। इनको तो सब्र का मुजाहरा करना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद तहरीक इंसाफ के लोगों ने इल्ज़ाम लगाया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक सल्लाटोन में रहने वाले चेयरमैन ने, 2 दफ़ा वो चेयरमैन हुए, उन्होंने हमारे नाम लिखवाए हैं। अब रिजवान असलम भट्ट साहब का दावा है कि उनकी कोशिश से सब लोगों के नाम निकल आएंगे। तो हम जब एक पंचायत में इकट्ठे होंगे, किसी शादी में, फोदगी में इकट्ठे होंगे, तो किस मुंह से इकट्ठे होंगे? जब पुलिस बता दे कि आप जिस पुलिस के बलबूते पर लोगों के नाम झूठे डलवाते हैं, लोगों की नींदें बर्बाद करते हैं, सुकून बर्बाद करते हैं, उनके घरों में पुलिस को भेजा है, कहाँ जाके बात खड़ी होगी? सियासत में भी रवादारी होनी चाहिए। आप सियासी इंतकाम आप किसी से लेते हैं तो उसका इंतकाम लेने का ये तरीका है, अगर आप जीत गए हैं तो आप उस इलाके को डेवलप करके उससे इंतकाम लें कि वो सारी ज़िंदगी ना उस इलाके से जीत जाए। क्या इसका फ़ायदा है कि हम अपने मुखालिफ के ऊपर मुकदमे दर्ज कराएंगे, झूठे मुकदमे दर्ज कराएंगे? ये तब होता है जब आपके अंदर टैलेंट नहीं होता, आप डिलीवर नहीं कर रहे होते, आप सर्व नहीं कर रहे होते, आप अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहे होते, सिवाय इसके कि आप वही काम कर रहे होते हैं कि जैसे खान साहब कहा करते थे, मैं एनआरओ नहीं देगा, आपने भी आके वही काम शुरू कर दिया। आपने अपने मुखालिफिन पर पर्चे करने शुरू करवा दिए हैं। वक्त बदल जाएगा, जब आपका वक्त आएगा आप बड़ा रोएंगे। जैसे मुशाहिदुल्लाह खान ने कहा था कि फवाद चौधरी साहब, मुझे आपके आंसू अभी नज़र आ रहे हैं, आप जब आपको, हम तो निकल आए हैं, जेलों में से निकल आए हैं, लेकिन जब आप रोएंगे आपको चुप कराने वाला कोई नहीं होगा। सच्ची बात है, कोई भी चुप कराने वाला नहीं होगा, लेकिन उससे सबक सीखने की ज़रूरत है। हमें भी अपने दोस्तों के साथ रवादारी
अपना डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज, जैसे मोहतरमा ने कहा शहीद ने कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। तो आप काम करें, अपने इलाके में इतने काम करें कि आपके इलाके में कोई आपसे जीत ही ना सके। मुझे दोस्त पूछ रहे थे कि ये तो हर तरफ माफ़ी माफ़ी हो गई है, तो इसका मतलब हुआ सारे ही बरी हो गए। तो सिंपल सा जवाब है, हर वो शख्स जो कैंट के हमले में मुलव्वस है, जिसका जियो फेंसिंग हो चुका है, जिसकी तस्वीरें आ चुकी हैं, हम आज भी उसके ऊपर व्लॉग करना चाहते थे, लेकिन कल हम आपको जो कैंट के हमले में मुलव्वस 440 लोग हैं उनकी तस्वीरें भी दिखाएंगे और आपको उनके नाम भी बताने की कोशिश करेंगे। इंजाम तो आपको पहले ही पता है, और आपको बताएंगे कि अब तक 440 लोगों में से कितने लोग पकड़े गए हैं। M2M की टीम को इजाज़त दीजिएगा, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।